5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित है राष्ट्रपति के द्वारा। कितना प्रतिशत? 65% हिस्सा अधिसूचित है। और इसका ये गारंटी देता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, गारंटी देना चाहिए कि 65% एरिया के लिए वो कटिबद्ध है, उनकी ये जिम्मेवारी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भारत के संविधान के 275(1) में जो संचित निधि आता है, जिसको आप परियोजना मद बोलते हैं और उप योजना के नाम से वो आता है, वह पैसा केवल 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आता है। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केवल एक जाति विशेष के लिए नहीं होता, एक समुदाय विशेष के लिए नहीं होता। यदि उस जगह में रोड बनता है तो रोड में सब लोग चलते हैं। यदि उस जगह पे हॉस्पिटल बनता है तो उस हॉस्पिटल में सबका इलाज होता है। उस जगह पे यदि स्कूल बनता है तो स्कूल में सारे लोग पढ़ते हैं। इस बात को सारे, क्योंकि सामूहिक यहाँ सभा है, समन्वय सभा है, समन्वित रूप से यह सभा है, इसलिए मैं इस उद्गार को बोल रहा हूँ। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, एक है कि एनएमडीसी मुख्यालय यहाँ होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। जब तक दिल्ली तक ये आवाज नहीं जाएगी, आपको दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। आज 30,000 है, आने वाले समय में आपको 60,000 आना पड़ेगा। आएंगे कि नहीं आएंगे? मैं इसको इस बात के लिए कह रहा हूँ कि जब मध्य प्रदेश था, तब मध्य प्रदेश में जगदलपुर में एयरपोर्ट की सुविधा नहीं थी, रायपुर राजधानी नहीं था, मध्य प्रदेश था, भोपाल में होता था। एनएमडीसी चूंकि सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी केंद्र सरकार की है और उनको, उनके अधिकारियों को आने जाने के लिए आपको एयरपोर्ट की सुविधा देना है, तो सबसे नजदीक कहां हुआ? हैदराबाद। मध्य प्रदेश की जमाना की बात कर रहा हूं, हैदराबाद। तो एनएमडीसी का कार्यालय कहां खोल दिए? हैदराबाद। तब तक तो चलते रहा, चलो मध्य प्रदेश था। छत्तीसगढ़ बना, नया राजधानी बना रायपुर में। रायपुर में आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आ रहे हैं सब लोग, जा रहे हैं। जगदलपुर में एयर सुविधा है कि नहीं है? उसके बाद भी आपको लगता है कि वहां पे होना चाहिए हैदराबाद में ये कार्यालय? नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वहां क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना भी नियुक्तियां होती है एनएमडीसी में, जितना भी नियुक्तियां होती है, यहाँ बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं हमारे साथ एनएमडीसी के, वो सब जानते हैं कि उनका नियुक्ति हैदराबाद। खिड़की तो आप वहां खोल के रखे हैं, खिड़की कहाँ है? हैदराबाद में। आपका खनिज कहाँ है? बस्तर में आप खनिज लेंगे, भर्ती कराएंगे दूसरे प्रदेश से, विकास करेंगे दूसरे प्रदेश में। ये कहाँ का लॉजिक है? आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आप आवाज उठाएंगे, सरकारें झुकेंगी। यदि आप आवाज नहीं उठाएंगे, सरकारें जैसा चला रही हैं वैसे चलाएंगी। हम दोनों ही सरकारों को बोलते हैं इस मंच के माध्यम से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार को, आपके मूल निवासियों का जो आवाज है उसको उनको सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। दूसरा, एनएमडीसी का कार्यालय यहाँ क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो आपका अधिकार है। क्यों अधिकार नहीं है? हमारा तीसरा मुद्दा है स्थानीय भर्ती होना चाहिए। स्थानीय भर्ती एनएमडीसी में क्यों नहीं होना चाहिए? आपके स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस विभाग में, राजस्व विभाग में, किसी विभाग में स्थानीय भर्ती क्यों नहीं होना चाहिए? केवल आपको लगता है कि बाहर से आए यूपी बिहारी लोग आपके यहाँ नौकरी करें, एक चपरासी का भी, और आपको ये सरकारें जितने भी, चाहे वो पूर्ववर्ती केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, आपको इतना भी तवज्जो नहीं देती कि आप पुलिस की नौकरी हो, चाहे शिक्षा कर्मी की नौकरी हो या चपरासी हो, नहीं बन सकते। आपको ये समझ बनाना पड़ेगा कि आप में वो काबिलियत है। सरकार जो है आपको शिक्षा का वो सुविधा मुहैया कराया है। आप सब लोग अभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के कारण भी यदि आपको सुविधा उतना ज्यादा नहीं मिला है, तो वो सारा सुविधा जो बड़े शहर के लोग होते हैं, जैसे रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, यहाँ का परसेंटेज ज्यादा होता है और यहाँ के लोगों का परसेंटेज थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपको वो सुविधा नहीं मिला, बाकी लोगों को वो सुविधा मिला। इस कारण से आप हमेशा मेरिट बेस पे यदि नियुक्ति होता है तो आप हमेशा पीछे रहेंगे। आप लोगों को पता है क्या, यहाँ कोई बैठे होंगे तो अभी शिक्षक भर्ती हुआ, कितना शिक्षक भर्ती हुआ पता है क्या? कितना? 12,000 में कितने लोग नौकरी लगे? किनके घर से नौकरी लगे? हाथ खड़े करो तो थोड़ा, एक भी तो हाथ खड़े करो। तो 12,000 गुरुजी कौन बने? 12,000 गुरुजी कौन बने? सरकार को ये देखने की जिम्मेदारी है कि नहीं है? केवल आप बनाएंगे गुरुजी और हम पढ़ेंगे, और कोई दूसरे जगह से आएगा और हमारे संस्कृति को, हमारे सामाजिक ताना बाना को, हमारे धार्मिक व्यवस्थाओं को यदि हताहत करे तो चलेगा क्या? नहीं
चाहिए, नहीं चलना चाहिए, बार बार आपको बोलना चाहिए। और क्योंकि आप नहीं बोलते इसलिए सरकार अपने तरीके से चलती है। हमारा अगला मुद्दा है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये जातिगत जनगणना हमारा आज का डिमांड नहीं है, बहुत पुराना डिमांड है। सरकारें, छत्तीसगढ़ सरकार तो हमेशा कहती है कि आप जातिगत जनगणना कराएं, लेकिन केंद्र सरकार पिछले कई सालों से इस व्यवस्था को दबा कर बैठी है। क्यों नहीं होना चाहिए? आप बोलते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, आप कहते हैं कि आदिवासियों को 32% आरक्षण देंगे, आप कहते हैं कि एससी को इतना % देंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं? बाद में आप बोलते हैं कि नहीं हमारे पास आंकड़ा नहीं है। ये दो तरीके का बात तो नहीं चलेगा। चलेगा क्या? आप कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे, अच्छी बात है, आरक्षण दीजिए। आप बोलते हैं आप किस आंकड़े पर देंगे, तब आप बोलते हैं क्वांटिफाइबल डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। आप इकट्ठा करिए, लेकिन 12,000 नियुक्तियां करते हैं और उसका जिम्मा न्यायपालिका पे छोड़ देते हैं। ये दो तरीके का व्यवहार या दो तरीके का विचार ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको उनका हक दें। बहुत सारे वक्ता हैं और मुझे लगता है कि मुझे जिन मुद्दों पे प्रमुखता से आपके सामने रखना था मैंने रखा है। इसकी तकनीकी जानकारी के बारे में बोलेंगे तो हम कभी बैठ के बात कर सकते हैं, क्योंकि जनसभा बहुत दूर दूर से आए हैं, हमारे मंचासीन अतिथिगण हैं और हमको इनका भी वचन सुनना है, क्योंकि आने वाले समय में यदि तो जो हैदराबाद